आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका की एक अदालत ने उद्योगपति गौतम अडानी समेत 8 लोगों को धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के मामले में आरोपी बनाने का फैसला किया है और पूरी दुनिया में इस खबर से हड़कंप मचा हुआ है। इन 8 आरोपियों में गौतम अडानी, अडानी ग्रुप के संस्थापक और चेयरमैन हैं, सागर अडानी, अडानी ग्रीन कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और गौतम अडानी के भाई राजेश अडानी के बेटे हैं और उनकी उम्र लगभग 30 वर्ष है। इनमें विनीत जैन का भी नाम है जो अडानी ग्रुप के पूर्व सीईओ हैं। गौतम अडानी पर आरोप है कि उन्होंने अमेरिका के निवेशकों के पैसे से भारत में सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी और यह रिश्वत भी उन प्रोजेक्ट्स के लिए दी गई जिसमें 20 वर्षों में अडानी ग्रुप की एक कंपनी को $2 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग 16,881 करोड़ रुपए का मुनाफा होने का अनुमान है। आरोपों के मुताबिक इस मुनाफे के लिए वर्ष 2021 से 2022 के बीच आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ की सरकारों को लगभग 2,200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई और क्योंकि रिश्वत का यह पैसा एक ऐसी कंपनी से जुड़ा था जो अमेरिका के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड थी, इसलिए अमेरिका में इसकी जांच हुई और न्यूयॉर्क की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अब उन्हें इस मामले में आरोपी बनाने का फैसला किया है। भारत में इस मामले पर बहुत ज्यादा राजनीति हो रही है और गूगल पर ही पिछले 24 घंटे में गौतम अडानी के नाम को सबसे ज्यादा बार सर्च किया गया है। यह खबर इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सिर्फ एक फैसले से भारत के शेयर बाजार में लोगों के 5,35,000 करोड़ रुपए एक ही दिन में डूब गए, जो देश के सालाना बजट के बराबर है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जब इस तरह की खबर से भारत के शेयर बाजार को हर एक मिनट 1,115 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ हो। भारत के शेयर बाजार में आज बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और इससे अडानी ग्रुप की कंपनियों को 2,20,000 करोड़ रुपए का नुकसान एक ही दिन में हो गया और इस खबर से पहले अडानी ग्रुप की कंपनियों की मार्केट वैल्यू 14,31,000 करोड़ रुपए थी, जो अब घटकर 12,10,000 करोड़ रुपए रह गई है। और गौतम अडानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में 22वें स्थान से खिसक कर अब 25वें स्थान पर पहुंच गए। दुनिया के कई देशों के मीडिया और सोशल मीडिया पर गौतम अडानी का नाम ट्रेंड कर रहा है और इस खबर के बाद केनिया की नेशनल असेंबली के एक सदस्य ने बताया कि उन्होंने लगभग 20,000 करोड़ रुपए की 2 डील्स को अडानी ग्रुप के साथ रद्द कर दिया है। लेकिन आप भी लगातार ये सोच रहे होंगे कि जो हो रहा है ये तो बहुत बड़ा है। स्टॉक मार्केट में आज 5.5 लाख करोड़ रुपया लगभग लोगों का डूब गया। भारत में इस पर जबरदस्त राजनीति हो रही है, लेकिन भारत की जनता, भारत के निवेशक और आप सब यानी हमारे दर्शक अभी तक ये नहीं समझ पाए होंगे कि ये पूरा मामला क्या है। गौतम अडानी भारत के उद्योगपति हैं, लेकिन यह मामला अमेरिका की अदालत तक कैसे पहुंच गया और गौतम अडानी जो इन राज्यों का नाम लिया जा रहा है, इन राज्यों में सरकारी अधिकारियों को रिश्वत क्यों दे रहे थे, ये आरोप उन पर क्यों लगे हैं। तो आज हम सरल भाषा में यह पूरा मामला आपको समझाएंगे और आपको बताएंगे कि इस मामले की जांच सबसे पहले तो अमेरिका तक कैसे पहुंच गई, अमेरिका इस मामले की जांच क्यों कर रहा है। तो यह पूरा मामला सोलर एनर्जी के कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में है। दिसंबर 2019 से जुलाई 2020 के बीच भारत सरकार की एक कंपनी ने लेटर ऑफ अवार्ड जारी किए, जिसे आम भाषा में एग्रीमेंट या समझौता कहते हैं। भारत सरकार की इस कंपनी का नाम है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यह लेटर ऑफ अवार्ड जिन 2 कंपनियों के लिए जारी हुए, उनमें एक कंपनी गौतम अडानी की है जिसे अडानी ग्रीन्स एनर्जी लिमिटेड कहते हैं और दूसरी कंपनी मॉरिशस की है जिसे एज्योर पावर ग्लोबल लिमिटेड कहते हैं। आरोप है कि इन दोनों कंपनियों का एक दूसरे के साथ एक अनौपचारिक करार था, यानी एक दूसरे के साथ एक अनौपचारिक समझौता था और 2019 और 20 में भारत सरकार ने इन दोनों ही कंपनियों को कुल मिलाकर 12 गीगावाट की सोलर एनर्जी का उत्पादन करने की इजाजत दी थी। इनमें 8 गीगावाट की सोलर एनर्जी का उत्पादन गौतम अडानी की कंपनी को करना था और 4 गीगावाट की सोलर एनर्जी का उत्पादन मॉरिशस की इस कंपनी को करना था। उस समय गौतम अडानी ने खुद
इसे दुनिया का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी एग्रीमेंट बताया था। गौतम अडानी की कंपनी और मॉरिशस की इस कंपनी के इस एग्रीमेंट से दोनों ही ये बहुत उत्साहित थे। बाद में यही एग्रीमेंट सबके लिए एक चुनौती और मुसीबत बन गया। भारत सरकार की जिस कंपनी ने या जिस सरकारी उपक्रम ने अलग अलग राज्य सरकारों से इस बिजली को खरीदने के लिए बात की, उसकी ज्यादा दरों के कारण कोई भी राज्य की सरकार इन कंपनियों के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं हुई। यानी भारत सरकार ने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि जिस भी राज्य सरकार को सोलर एनर्जी खरीदनी है, खरीदने के लिए एक कंपनी बना दी। उस कंपनी के जरिए ये खरीदारी की जाएगी सोलर एनर्जी की, और जो दाम तय किया गया जिस पर गौतम अडानी और मॉरिशस की उस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला, उस दाम पर कोई भी राज्य सरकार सोलर एनर्जी खरीदने के लिए तैयार नहीं हुई और उन्होंने कहा कि हम इतने महंगे दाम पर नहीं खरीदेंगे। विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि यहां भारत सरकार की कंपनी गौतम अडानी की कंपनी की मदद कर रही थी, लेकिन सच यह है कि हमारे देश में बिजली की आपूर्ति ऐसे ही की जाती है। जब बिजली की आपूर्ति होती है, खरीद फरोख्त होती है, तो यही सिस्टम फॉलो किया जाता है। हमारे देश में कोई भी प्राइवेट कंपनी सीधे किसी सरकार को बिजली नहीं बेच सकती। इन दोनों के बीच भारत सरकार की एक कंपनी का होना जरूरी होता है, और इस मामले में भी भारत सरकार की एक कंपनी अलग अलग राज्यों से इस सोलर एनर्जी को खरीदने के लिए बात कर रही थी। आरोप है कि जब महंगी दरों के कारण राज्य सरकारों से कोई समझौता नहीं हुआ, तो गौतम अडानी ने भारत की राज्य सरकारों और सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की बात कही, और इसमें मॉरिशस की यह कंपनी भी उनका साथ दे रही थी। न्यूयॉर्क की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के दस्तावेजों में लिखा है कि रिश्वत देने के कारण गौतम अडानी की कंपनी अडानी ग्रीन और मॉरिशस की कंपनी को कुछ ही महीनों में कई राज्य सरकारों से सोलर एनर्जी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिल गए। इन राज्यों में कौन से राज्य हैं, जरा वो भी नोट कर लीजिए। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ ये वो राज्य थे जहां उन्हें ये बड़े प्रोजेक्ट्स मिल गए। आरोप है कि इन राज्यों में सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हासिल करने के लिए लगभग 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई। इनमें 638 करोड़ रुपए की रिश्वत मॉरिशस की कंपनी को देनी थी और लगभग 1500 करोड़ रुपए की रिश्वत गौतम अडानी की कंपनी को देनी थी। इसके अलावा यह भी आरोप है कि रिश्वत का सबसे बड़ा हिस्सा आंध्र प्रदेश की सरकार को मिला और यह रिश्वत 2029 करोड़ रुपए की थी। तो सोचिए 2000 करोड़ रुपए तो एक ही सरकार ले गई, 2039 करोड़। हमारे देश में ऐसी खबरों को लेकर राजनीति तो बहुत होती है, लेकिन कोई इन खबरों की जड़ में असल में जाता नहीं। और यह बात हम इसलिए कह रहे हैं कि जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के बीच जिन राज्य सरकारों ने गौतम अडानी और उनकी सहयोगी कंपनी को मिलने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए केंद्र सरकार की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, समझौता किया, उन राज्यों में विपक्ष और गैर बीजेपी दलों की सरकारें थीं, वहां पर बीजेपी की सरकार नहीं थी। तो आज एक बड़ा सवाल यह आता है कि यह आरोप कि बीजेपी गौतम अडानी को मदद कर रही है, यह साबित कैसे हो? आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस की सरकार थी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, तमिलनाडु में डीएमके की सरकार थी, उड़ीसा में बीजू जनता दल की सरकार थी और जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन था और वहां के उपराज्यपाल उस समय भी मनोज सिन्हा ही थे। ये वो राज्य हैं जहां की राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके शासन में हुए समझौतों के दौरान गौतम अडानी पर सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने के आरोप लगे हैं। और इन दस्तावेजों में यह भी लिखा है कि जिन सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी गई उनसे गौतम अडानी ने खुद जाकर मुलाकात की थी। आंध्र प्रदेश में यह मुलाकात 3 बार हुई और आरोप है कि गौतम अडानी इन राज्यों में सोलर एनर्जी से जुड़े प्रोजेक्ट्स हासिल करने के लिए खुद सबको रिश्वत दे रहे थे। यहां आपको यह स्पष्ट कर दें, ये आरोप हैं, ये उन दस्तावेजों में लिखा है जो अदालत में पेश किए गए हैं और इन सभी राज्यों में गैर बीजेपी दलों और विपक्षी पार्टियों की सरकारें थी। ये सारी बातें अमेरिका की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपनी तरफ से बताई हैं, जबकि इन विपक्षी पार्टियों ने इन आरोपों को पूरी तरह से गलत बताया है। तमिलनाडु के बिजली मंत्री
पावर मिनिस्टर सेंथिल बालाजी ने कहा है कि उनके राज्य का गौतम अडानी की कंपनी से कोई लेना देना नहीं है और उनके पास सिर्फ केंद्र सरकार की कंपनी से बिजली खरीदने का समझौता है। उन्होंने अपना बयान दिया है। வணிக ரீதியான தொடர்புகள் எந்த வகையிலும் हमारा अडानी से सीधा कोई संबंध नहीं है। हमने अपनी शक्ति और क्षमता को ध्यान में रखा और राज्य सरकार के जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुए वो एसईसीआई के साथ हुए। तमिलनाडु और एसईसीआई के बीच 1500 मेगावाट पावर के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो देखिए, तमिलनाडु की जो सरकार है उसने वहां के जो बिजली मंत्री हैं, पावर मिनिस्टर, वो कह रहे हैं कि हमारा अडानी से कोई लेना देना नहीं है, हमने तो केंद्र सरकार से करार किया है। तमिलनाडु की सरकार यहां बिल्कुल सही बात कह रही है कि उसका समझौता अडानी से नहीं, केंद्र सरकार की कंपनी से हुआ है। कोई भी राज्य बिजली को केंद्र सरकार की कंपनी से ही खरीदता है, लेकिन इस मामले में आरोप है कि पहले यह राज्य इस कंपनी से बिजली खरीदने के लिए तैयार ही नहीं थे, लेकिन बाद में जब इन राज्य सरकारों को और अधिकारियों को रिश्वत दी गई तो इन राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार की उस कंपनी के साथ बिजली खरीदने का समझौता कर लिया। ये आरोप है। अब आप ये देखिए कि जब ये पूरा मामला भारत के सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने का है, भारत की राज्य सरकारों से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का है, उनसे काम लेने का है, उन्हें बिजली बेचने का है, तो फिर यह मामला अमेरिका की अदालत में कैसे पहुंच गया और फिर अमेरिका में इस पर क्यों सुनवाई हो रही है और अमेरिका का इस पूरे मामले से क्या लेना देना है? तो इसके पीछे का कारण यह है कि गौतम अडानी की कंपनी ने मॉरिशस की जिस कंपनी के साथ अनौपचारिक समझौता किया था, वो कंपनी अमेरिका के न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। अमेरिका में FCPA नाम का एक कानून है जिसे फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट कहते हैं। इसके तहत जो कंपनियां अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं उन पर कई तरह के निर्देश लागू होते हैं, कई तरह की शर्तें लागू होती हैं, जिनमें सबसे बड़ी शर्त यह है कि वो दूसरे देशों के सरकारी अधिकारियों को रिश्वत नहीं दे सकती, बेईमानी नहीं कर सकती, धोखाधड़ी नहीं कर सकती। लेकिन इस मामले में ऐसा ही हुआ और क्योंकि ये जो कंपनी है, अमेरिकी कंपनी या मॉरिशस की कंपनी आप कह लीजिए, जिसका नाम है अज्योर, ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, इसलिए अमेरिका में अभी इस पूरे मामले की जांच चल रही है और अमेरिका कह रहा है कि इस कंपनी ने उसके निवेशकों को धोखा दिया है और उन्हें जोखिम में डाला है, उनके पैसे को जोखिम में डाला है। अब आप ये देखिए कि अमेरिका में यह जांच शुरू कैसे हुई। आरोप है कि जब भारत के अलग अलग राज्यों में गौतम अडानी और उनकी सहयोगी कंपनी को सोलर एनर्जी से जुड़े प्रोजेक्ट्स मिल चुके थे, तब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। दावा है कि इस दूसरी विदेशी कंपनी ये इस बात के लिए तैयार थी कि वो ओडिशा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ में 650 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए 55 करोड़ रुपए की रिश्वत देगी और आंध्र प्रदेश में 2.3 गीगावाट के सोलर प्रोजेक्ट के लिए 583 करोड़ रुपए की रिश्वत देगी। लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि ये कंपनी अलग अलग कारणों से इन दोनों ही प्रोजेक्ट से पीछे हट गई। इनमें जो प्रोजेक्ट 650 मेगावाट की बिजली का था, उसे इस कंपनी ने बिना किसी कारण के छोड़ दिया, जबकि आरोप है कि आंध्र प्रदेश में इस कंपनी को जो 2.3 गीगावाट की बिजली का प्रोजेक्ट मिला, उसे भी इस कंपनी ने गौतम अडानी की कंपनी के लिए छोड़ने की पेशकश रख दी। और यहीं से यह मामला अमेरिका की नजर में आ गया कि यह कंपनी आखिर इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स को छोड़ क्यों रही है। असल में जो कंपनियां अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं, उन्हें वहां के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को सारी रिपोर्ट्स भेजनी होती हैं और इस मामले में भी यही हुआ और इस रिपोर्ट में लिखा गया कि ये प्रोजेक्ट्स इस कंपनी के लिए लाभकारी नहीं थे, इसलिए वो इन प्रोजेक्ट्स को छोड़ रही है, इनसे पीछे हट रही है। ऐसे मामलों में जब अमेरिका के आयोग के पास रिपोर्ट आती है तो वो इसकी जनरल इंक्वायरी करवाता है और इस मामले में भी यही हुआ। इस कंपनी के अधिकारियों ने अमेरिका के आयोग से कुछ दस्तावेजों को छिपाने की कोशिश की, तो यह जांच और आगे बढ़ती चली गई और इसमें दूसरी एजेंसियां भी शामिल हो गई। इसके अलावा जब FBI, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के एजेंट्स ने इस कंपनी के 4 अधिकारियों से पूछताछ की, तो आरोप है उन्होंने भारत के प्रोजेक्ट से जुड़े सभी ईमेल्स, मैसेजेस और दूसरे डेटा को डिलीट कर दिया और गौतम अडानी को इस मामले में बचाने की कोशिश की गई।
जिन 4 अधिकारियों पर गौतम अडानी को बचाने के आरोप हैं, उनके नाम है सिरिल कैबिनीज, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रूपेश अग्रवाल। इन लोगों ने एफबीआई को यह बयान दिया कि गौतम अडानी ने इस कंपनी के साथ मिलकर भारत में सोलर प्रोजेक्ट्स हासिल करने के लिए सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी थी और इसी बयान के आधार पर 24 अक्टूबर 2024 को यह मामला न्यूयॉर्क की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहुंच गया। अमेरिका की अदालत का कहना है कि जब गौतम अडानी और यह विदेशी कंपनी के बीच सरकारी अधिकारियों को पैसा देने की जब बात होती है तो वो एक दूसरे के लिए कोड वर्ड का इस्तेमाल करते थे। गौतम अडानी का कोड वर्ड था मिस्टर ए और बिग मैन, जबकि विनीत जैन का कोड वर्ड था वी और स्नेक। अगर बात सिर्फ भारत के सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की होती तो यह मामला यहां तक नहीं पहुंचता। यह मामला इसलिए इतना बड़ा बना क्योंकि इसमें अमेरिका के निवेशकों का पैसा लगा हुआ था, उनका पैसा फंसा हुआ था। और वो कैसे हुआ, अब ये समझिए। असल में एक तरफ तो ये जो कंपनी है एज्योर, ये न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थी। दूसरी तरफ गौतम अडानी खुद अमेरिका के बाजार से पैसा उठा रहे थे। उन्होंने बॉन्ड्स के जरिए अमेरिका के निवेशकों से 6,254 करोड़ रुपए इकट्ठा किए और लोन के जरिए 11,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किए। ये लोन अमेरिका के अलग अलग वित्तीय संस्थानों से लिया गया और आरोप है कि इस लोन को हासिल करने के लिए और बॉन्ड्स के जरिए अमेरिका के निवेशकों से पैसा जुटाने के लिए गौतम अडानी की कंपनियों ने गलत जानकारी दी और अमेरिका के कानूनों का उल्लंघन किया, जिसकी वजह से अमेरिका में अब इस पूरे मामले की जांच चल रही है। अब देखिए, इन आरोपों पर अडानी ग्रुप ने अपना स्पष्टीकरण दिया है और उन्होंने 5 बड़ी बातें कही हैं। इसमें आप देखिए कि गौतम अडानी क्या कहते हैं, वो मैं आपको अभी बताता हूं। पहली बात, अडानी ग्रुप ने इन सभी आरोपों को गलत और बेबुनियाद बताया है। दूसरा, अडानी ग्रुप का कहना है कि जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाते तब तक उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। तीसरा, अडानी ग्रुप इस मामले में सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहा है। चौथा, अडानी ग्रुप पारदर्शिता के साथ काम करता है। और पांचवां, अडानी ग्रुप ने अपने पार्टनर्स, हितधारकों और कर्मचारियों से कहा है कि उन्हें अडानी ग्रुप पर अपना भरोसा बनाए रखना चाहिए। इस मुद्दे पर हमारे देश में अब राजनीति अपने चरम पर है और क्योंकि अडानी ग्रुप के खिलाफ अमेरिका की एक अदालत में यह मुकदमा दर्ज हो गया है और उन्हें आरोपी बना लिया गया है, तो भारत के जो विपक्ष के नेता हैं वो तालियां बजा रहे हैं और हमारे देश का विपक्ष इस पर बहुत खुश है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज खास तौर पर अडानी के मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने मांग की कि गौतम अडानी की गिरफ्तारी होनी चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अडानी जी को अरेस्ट कीजिए, उनका इंटेरोगेशन कीजिए और फिर जो भी इसमें इन्वॉल्व है पकड़िए। और एंड में मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी का नाम निकलेगा, क्योंकि बीजेपी की पूरी फंडिंग, पूरा फंडिंग स्ट्रक्चर इस व्यक्ति के हाथ में है। इसीलिए प्रधानमंत्री चाहे भी कुछ नहीं कर सकते हैं। एक प्रकार से अडानी जी ने हिंदुस्तान को हाईजैक कर लिया है। हिंदुस्तान अडानी जी के ग्रिप में है, इसलिए उनके हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, डिफेंस इंडस्ट्री, ये पार्टनरशिप है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और एक तरफ अडानी जी। और मैं आपको यहां कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी अडानी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। कैपेबिलिटी नहीं है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की कि वो अडानी जी को अरेस्ट करें, क्योंकि जिस दिन उन्होंने अडानी जी को अरेस्ट किया उस दिन वो भी जाएंगे। असल में राहुल गांधी ने अडानी के इस मुद्दे को बहुत पहले ही पकड़ लिया था और उन्होंने इसे एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया। लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने अडानी को एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया और वो लगातार बीजेपी सरकार पर, मोदी सरकार पर यह आरोप लगाते हैं कि यह सरकार अडानी को बचाने की कोशिश कर रही है। और जैसे ही अमेरिका की अदालत में अडानी को आरोपी बनाया गया, आप समझ लीजिए कि राहुल गांधी को एक मौका मिल गया पूरी दुनिया को यह बताने का कि देखिए जो मैंने कहा था बिल्कुल सही कहा था, अमेरिका भी यही बात कर रहा है। बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं।
वो चंद नाम उनके पास है, चंद तरीका उनके पास है और उसी प्रकार से वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आक्षेप लगाने का प्रयास उनका रहता है। राफेल को लेकर इसी प्रकार राहुल गांधी प्रकट हुए थे कि बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, अब पूरे विश्व में हलचल मच गया है, चौकीदार चोर है, इत्यादि इत्यादि। मगर बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाकर कान पकड़ करके माफी मांगनी पड़ती थी और माफीनामा भी लिख कर दिया है कि सॉरी मी लॉर्ड, मुझसे गलती हुई है। तो ये राहुल जी का एक तरीका है भारतवर्ष के ऊपर हमला करने का। इंशाल्लाह हमें मालूम है कि बहुत चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन होगी आहिस्ता आहिस्ता, उसमें ये सब निकल आएगा। जल शक्ति का मामला भी था, आपको याद होगा, जबकि एक अफसर ने 3000 करोड़ के मामले में कहा था उसमें घपला हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता ये सब निकलेगा, घबराने की बात नहीं। इस मामले में भी फ्लाइट लैंड होगी, इंशाल्लाह सब मामलों में फ्लाइट लैंड होगी। ये लोगों की हुकूमत है, लोग जानना चाहेंगे क्या हुआ है। अमेरिका में और ट्रंप प्रशासन ने उसका अरेस्ट वारंट उनको अरेस्ट करने के लिए वारंट निकाला है। ये देश के लिए, मोदी जी के लिए, पूरे बीजेपी के लिए शर्म की बात है। अडानी की वजह से मोदी जी ने इस देश को एक धब्बा लगाया है। आपको बताना चाहता हूं, हिंडनबर्ग वगैरह लोगों का जो चल रहा था ना, उनको क्लीन चिट देने वाले लोग हैं। इसलिए तो महाराष्ट्र में जो लड़ाई हुई चुनाव की कि हम महाराष्ट्र को अडानी राष्ट्र नहीं बनाना चाहते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में भी उन्होंने घुसपैठ करने की कोशिश की। यहां भी रिश्वत खिला के अडानी ग्रीन एनर्जी के माध्यम से बिजली की सप्लाई करने की कोशिश की, लेकिन अरविंद केजरीवाल जैसे ईमानदार व्यक्ति यहां के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अडानी को दिल्ली में घुसने नहीं दिया। ये वारंट सिर्फ गौतम अडानी पे हुआ, सागर अडानी पे हुआ। मैं तो कहता हूं वारंट भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ होना चाहिए। तो हमारे भाजपा के मित्र क्यों डिफेंड करते हैं? वो बीजेपी के हैं, उनको तो लेवल प्लेइंग फील्ड में यकीन करना चाहिए। लेकिन अडानी के को डिफेंड करना एक तरह से उन्होंने कर्तव्य सा बना लिया। फिर ये सवाल उठेगा, पार्लियामेंट्री प्रोटोकॉल के तहत तमाम जो इंस्ट्रूमेंट है उनका इस्तेमाल होगा, सवाल तो जरूर उठेगा। अडानी को मोदी जी प्रोटेक्ट करते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। और ये बात भी, इस बात का भी मैं समर्थन करता हूं कि पूरे प्रकरण की जेपीसी के द्वारा जांच होनी चाहिए। इस बात की समर्थन करता हूं मैं। जहां तक के संबित पात्रा जो आरोप लगाए हैं वो बेबुनियाद है, मनगढ़ंत है। छत्तीसगढ़ में जितने भी अडानी को खदान मिले हैं, पावर प्लांट मिले हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, या तो राज्य सरकार में रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब मिला, या केंद्र सरकार में 2015 में 14 के बाद जब प्रधानमंत्री बने मोदी, तब उसके बाद मिला है। अब देखिए, धीरे धीरे भारत की जो राजनीति है वो उबल रही है। के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस ने एक एआई जनरेटेड फोटो पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी को एक ही सिक्के के दो पहलू बताया है और लिखा है कि राहुल गांधी तेलंगाना में अडानी और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की संदिग्ध डील पर तो चुप रहते हैं और केंद्र में मोदी और अडानी की दोस्ती पर हमला करते हैं, जबकि उन्हीं के राज्य में यानी तेलंगाना में अडानी को लगातार काम मिल रहा है। इस मामले में एक बात और भी बहुत महत्वपूर्ण है और वो है उस अटॉर्नी का नाम जिन्होंने न्यूयॉर्क की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यह फैसला सुनाया है। उस अटॉर्नी का नाम है ब्रायन पीस। ये न्यूयॉर्क के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के अटॉर्नी हैं और उन्होंने ही इस मामले में गौतम अडानी समेत 8 लोगों को आरोपी बनाया है। अमेरिका में अटॉर्नी के पद पर नियुक्त अधिकारियों को राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है और इन्हें भी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चुना था। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो बाइडेन के चुनने के बाद, मतलब इन्हें जो बाइडेन ने यहां बैठाया है। इसके अलावा ब्रायन पीस डेमोक्रेटिक पार्टी के सेनेटर चक शूमर के काफी करीबी हैं और चक शूमर के मशहूर उद्योगपति जॉर्ज सोरोस के बेटे के साथ बहुत गहरे संबंध है और जॉर्ज सोरोस कई बार भारत में सरकार बदलने की बात कह चुके हैं। जॉर्ज सोरोस को भारत का यह लोकतंत्र बिल्कुल पसंद नहीं है और वो भारत में जिस तरह से लोकतंत्र चल रहा है उसे अस्थिर बनाना चाहते हैं। इस तरह के आरोप उन पर लग चुके हैं।
यानी इस पूरे मामले पर आपको जॉर्ज सोरोस की छाप जरूर मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का कार्यकाल अब सिर्फ 2 महीने का बचा है, लेकिन इससे पहले कि उनका यह कार्यकाल खत्म हो, वो इन 2 महीनों में ही उनके द्वारा नियुक्त अटॉर्नी से उन्होंने इतना बड़ा फैसला सुनाया है। यह भी एक कनेक्शन हो सकता है कि जो बाइडेन की जो सरकार है और उनका जो प्रशासन है वो इस समय अचानक से चुनाव हारने के बाद खास तौर पर भारत विरोधी हो गया हो और उन्होंने ये सोचा हो कि अपने इन आखिरी 2 महीनों में वो कुछ ऐसा करें जो कि भारत की सरकार के लिए मुश्किलें पैदा कर सके, भारत के एक उद्योगपति के लिए मुश्किलें पैदा कर सके, और ये काम वो कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा और पीछे जाएं, अभी कुछ ही महीने पहले खालिस्तानी समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू के मामले में भी अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल का नाम वहां के एक मुकदमे में शामिल किया था। भारत के और कई अधिकारियों का नाम उसमें शामिल उन्होंने किया और लगातार वो दबाव बना रहे थे कि वो पन्नू के मामले में अब जांच को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो यानी कई महीनों से ऐसा चल रहा है जो अमेरिका में अमेरिका की सरकार और प्रशासन लगातार ऐसी चीजें कर रही है जिससे भारत सरकार के लिए मुश्किलें पैदा हों, भारत सरकार का नाम खराब हो और भारत में किसी न किसी प्रकार की जो अस्थिरता है वो पैदा हो जाए। और इस खबर का जो विश्लेषण है वो यही है कि इससे अब भारत में गौतम अडानी का मुद्दा बहुत बड़ा हो जाएगा। आपने देखा होगा जल्द ही पार्लियामेंट का सत्र शुरू होने वाला है, बल्कि हमें तो इस बात की बड़ी हैरानी है कि सोमवार से संसद का सत्र शुरू हो रहा है और उससे ठीक 1 दिन पहले 2 दिन पहले यह काम हुआ है। हैरानी की बात यह है कि अगर यही आरोप ऐसा लगना था तो यह महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले होना चाहिए था, वोटिंग से ठीक पहले होना चाहिए था, जिससे राहुल गांधी को शायद इससे कुछ और फायदा हो जाता, लेकिन इसकी जो टाइमिंग है वो थोड़ी सी गड़बड़ा गई। अब जब संसद का सत्र शुरू होगा तो राहुल गांधी अब इस मुद्दे को और ज्यादा आक्रामकता से उठाएंगे। और एक और बड़ी बात जो चिंता की है वो ये कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा, भारत के शेयर बाजार में अस्थिरता आएगी और भारत का जो निवेशक है उसे भी इसका काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है। जैसे हमने आपको आज बताया कि एक ही दिन में आज भारत के शेयर बाजार में लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए डूब गए। अब ये 5.5 लाख करोड़ रुपए किसके हैं? ये भारत के निवेशकों के हैं, भारत की जनता के हैं जिन्होंने ये पैसा लगाया हुआ था। अकेले अडानी के 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जो उनका पैसा है वो डूब गया। इसलिए भारत में एक तरह की आर्थिक अस्थिरता को लाने की कोशिश जरूर हो सकती है, लेकिन यहां हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि इसमें अडानी को क्लीन चिट दे देना चाहिए। एक और बात जो आपको समझनी होगी वो ये, हमारे देश में अमेरिका की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अभी गौतम अडानी को सिर्फ आरोपी बनाया है और उन्होंने अपने हिसाब से लंबा चौड़ा दस्तावेज जो बनाए हैं उसमें अपने हिसाब से उन्होंने दुनिया भर के आरोप लगा दिए हैं। हमने बिना ट्रायल के, हमारे देश के जो बड़े बड़े नेता हैं, हमने बिना ट्रायल के, बिना आखिरी फैसला आए अमेरिका की इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अभी तक के इस फैसले को अंतिम सत्य मान लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए थे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में, उसके सारे आरोपों की जांच हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी है। उसकी जांच हमारे देश में सेबी कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ नहीं पाया था, सेबी ने भी अभी तक इसमें कुछ ऐसी कोई बात नहीं पाई जिसमें गौतम अडानी को दोषी माना जा सके। आज बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है, हम अपने देश की अदालतों के फैसलों को नहीं मानते, हम अपने ही देश में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते, हम अपने ही देश में सेबी के फैसलों को नहीं मानते, सेबी की जांच को नहीं मानते। लेकिन अमेरिका की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक मामले को सिर्फ अभी उन्होंने स्वीकार किया है और सिर्फ गौतम अडानी को आरोपी बनाया है। अभी तो आरोपी सिर्फ बनाया है, अभी यह मामला आगे तक चलेगा। गौतम अडानी भी अपना केस लड़ेंगे। आरोपी बनाने पर ही हमारे देश में बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं और खासतौर पर जो नेता हैं, उन्होंने पहले ही ये मान लिया कि गौतम अडानी दोषी हैं और असल में उन्हें गौतम अडानी से कुछ लेना देना नहीं। असली निशाना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और हमारे देश के जो नेता हैं वो इस पूरे मामले में इसलिए दिलचस्पी
दिखा रहे हैं, क्योंकि उनका निशाना गौतम अडानी नहीं, गौतम अडानी तो बीच में फंस गए। उनका निशाना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और क्योंकि वो इसे पहले ही इतना बड़ा चुनावी मुद्दा बना चुके हैं, इसलिए जो कुछ अमेरिका की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुआ है, ये राहुल गांधी और उनके सहयोगियों को सूट करता है। लेकिन इसके बावजूद एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे, जांच होनी चाहिए, जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। जांच चाहे आप भारत में कीजिए, अमेरिका में कीजिए, दुनिया की किसी और संस्था से कराइए, जांच तो होनी चाहिए। भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं और वो ये जरूर जानना चाहेंगे कि भारत का इतना बड़ा उद्योगपति जो है, उस पर जो आरोप लग रहे हैं वो सही हैं या गलत है। तो एक अदालत तो कानून की अदालत होती है, एक जनता की अदालत भी होती है। और गौतम अडानी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि वो कानून की अदालत में भी क्लीन चिट लें, लेकिन साथ ही जनता की अदालत में भी इतना भरोसा लेकर आएं कि वहां भी उन्हें क्लीन चिट मिल जाए और लोग उनके बारे में जो आरोप लगाते हैं वो हमेशा के लिए चुप हो जाएं। लेकिन आने वाले समय में ये जो मुद्दा है कम नहीं होगा, बल्कि और ज्यादा बढ़ने वाला है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज हमने आपको सरल भाषा में सब कुछ समझा दिया, सारी बातें आपके सामने आ गई हैं। दो ही बातें इसमें बड़ी आती हैं, एक ये मामला अमेरिका में कैसे पहुंचा हमने आपको बता दिया, और दूसरी बात कि जिन राज्य सरकारों से गौतम अडानी पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने वहां से काम लिया, कॉन्ट्रैक्ट लिए और उन्होंने रिश्वत दी, वो सारी राज्य सरकारें गैर बीजेपी की सरकारें हैं, वो सारी जो हैं दूसरे विपक्षी दलों की सरकारें हैं। तो इन विपक्षी दलों को अपनी सरकारों और वहां काम करने वाले अधिकारियों की भी जांच करनी चाहिए। आज हमारा देश ये भूल गया है कि गौतम अडानी के मामले में हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी उसे हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने सही नहीं माना था, लेकिन हमारे देश के कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट को भूल गए और उन्हें न्यूयॉर्क की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का यह फैसला भी नहीं, सिर्फ आरोपी बनाने का ये जो फैसला है, यही अंतिम सत्य लग रहा है। अब आपसे एक सवाल पूछते हैं, क्या आप भी हर रोज सुबह उठने के बाद थका हुआ महसूस करते हैं और निराश महसूस करते हैं? क्या आप हफ्ते के 7 दिन, पूरा महीना और पूरे साल ऐसे ही थके रहते हैं? वीकेंड पर आराम करते हैं लेकिन सोमवार को भी थका हुआ ही महसूस करते हैं। लंबी छुट्टी पर, वेकेशन पर जाने के बाद भी जब वापस लौटते हैं तब भी ऐसे ही थके रहते हैं। इसका मतलब है कि आपका शरीर थका हुआ नहीं है, बल्कि आपका मन थका हुआ है। 42 साल पहले वर्ष 1982 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था चलती का नाम जिंदगी। यह फिल्म अगर आज के दौर में बनती तो शायद इसका नाम होता थकावट का नाम जिंदगी, क्योंकि अब थकावट ही जिंदगी का दूसरा नाम बन गई है। एक नए सर्वे के मुताबिक दुनिया भर में ऐसे लोगों की संख्या 20% से ज्यादा हो गई है जो हर वक्त थका हुआ महसूस करते हैं। भारत में स्थिति और भी ज्यादा गंभीर है। भारत में 48% लोग ऐसे हैं जो अक्सर खुद को थका हुआ, उदास और निराश महसूस करते हैं। सोचिए, भारत की लगभग आधी आबादी ऐसी है जो हर समय थके रहते हैं, निराश रहते हैं और उदास रहते हैं। तो क्या हमारा देश उदास और निराश लोगों का देश बनता जा रहा है? क्या थके हुए लोगों का देश बनता जा रहा है? ये वो लोग हैं जिन्हें प्रतिदिन 8 घंटे सोने के बाद भी ऐसा लगता है सुबह उठकर कि उनका शरीर थका हुआ है और उनके शरीर में जान ही नहीं है, उठने का मन ही नहीं करता, दफ्तर जाने का, काम करने का मन नहीं करता। हमारा समाज ऐसे लोगों को आलसी और कामचोर भी कहता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो लोग हर समय थका हुआ महसूस करते हैं वो असल में मानसिक अवसाद का शिकार होते हैं। ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस के मुताबिक थकान शारीरिक नहीं बल्कि एक मानसिक समस्या है। अगर छुट्टियों के बाद दफ्तर जाते हुए, रोजमर्रा का कोई काम करते हुए या कई घंटे आराम करने के बाद भी आपको अपना हर काम थकाऊ और उबाऊ लगता है तो आपकी ये थकावट शारीरिक नहीं है, ये कुछ और है। ये थकावट मानसिक है और इस मानसिक थकावट के पीछे आपकी वो भावनाएं हैं जिन्हें आप खुलकर व्यक्त करने से डरते हैं, जिनके बारे में खुलकर किसी को आप बता नहीं सकते। अगर आप किसी को लंबे समय तक अपने मन में रखते हैं, किसी बात को लंबे समय तक मन में रखते हैं, अगर आप खुद को बार बार भावुक होने से और खुद को रोने से अक्सर रोकने की कोशिश करते हैं, आपके अंदर जो गुबार है अंदर उसे आप बाहर नहीं आने देते, अगर आप हर बार अपने गुस्से को मन के अंदर ही दबा लेते हैं, अगर आप अपने परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों में
खुद को अपमानित महसूस करते हैं और इस अपमान पर अक्सर चुप रहते हैं। अगर आप अपने पार्टनर के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त नहीं कर पाते तो आपका हर समय थके रहना, थका हुआ महसूस करना बिल्कुल स्वाभाविक है। भावनाओं को व्यक्त करने की बजाय जब उन्हें दबाया जाता है तो इससे मानसिक अवसाद बढ़ जाता है और यही अवसाद हर समय की थकावट का सबसे बड़ा कारण होता है। बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं कि शारीरिक थकान कभी भी इंसान को परेशान नहीं करती। और आप अपने आप से भी पूछ के देखिएगा, जब आपको शारीरिक थकान होती है तो वो आपको परेशान नहीं करती। जब कोई मजदूर या किसान दिन भर खेतों में काम करके अपने घर लौटता है तो उसकी शारीरिक थकावट कुछ घंटों के आराम से दूर हो जाती है। वो इस थकावट के बाद भी खुश रहता है, उदास और निराश नहीं होता। जब आप जिम जाते हैं और लगातार वर्कआउट करते हैं और शरीर आपका टूटता है और शरीर में दर्द होता है, तब आप उदास और निराश नहीं होते। उस दर्द से भी आप अगले दिन ठीक हो जाते हैं और फिर से जिम जाते हैं। यह थकावट मांसपेशियों की होती है, लेकिन जो थकावट मानसिक होती है वो आराम करने से भी कभी नहीं जाती। आज आप एक हफ्ते क्या, एक महीने तक अपने दफ्तर मत जाइए, वेकेशन पर चले जाइए, कोई काम मत कीजिए, लेकिन इसके बाद भी जब आप वापस आएंगे तो आपको यही लगेगा कि आप अब भी थके हुए हैं। और इसका कारण यह है कि आपने खुद को मानसिक रूप से शायद बांध कर रखा हुआ है। भारत में 60% लोग कभी भी खुलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते और यही घुटन उन्हें मानसिक रूप से थकाने वाली होती है। इसके कारण अलग अलग हो सकते हैं, सामाजिक कारण हो सकते हैं, पारिवारिक कारण हो सकते हैं, आपका अपना एक स्वभाव हो सकता है, किसी चीज का डर हो सकता है, रिश्ते टूटने का डर हो सकता है, अपनी छवि खराब होने का डर हो सकता है। यूरोप के देशों में अक्सर इसे बर्नआउट का नाम दिया जाता है और इसमें सब कुछ आपके मस्तिष्क पर निर्भर करता है। बर्नआउट में वो स्थिति होती है जब आप काम करते 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 थक जाते हैं, आप अपने काम को एंजॉय नहीं करते और धीरे धीरे आपकी मानसिक थकान बढ़ती चली जाती है। फिर आप अपने दफ्तर में काम के प्रति कोई दिलचस्पी आपकी नहीं रहती और आपको हर समय यह लगता है कि आप काम छोड़ दें, आप नौकरी छोड़ दें और घर बैठ जाएं। इंसानों का दिमाग शरीर की लगभग 20% ऊर्जा का इस्तेमाल करता है और यही आपको बताता है कि आप कब और किस स्थिति में कैसा महसूस करते हैं। हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन नाम का एक हार्मोन होता है जो रिवॉर्ड की तरह काम करता है, मतलब इनाम की तरह काम करता है और यही इनाम जो रिवॉर्ड होता है आपको प्रसन्नता या खुशी का एहसास कराता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपराध बोध में होता है, किसी रिश्ते में घुटन महसूस करता है, किसी दफ्तर में खुद को दबा हुआ पाता है, खुद से खुश नहीं होता या किसी दर्द या गम में होता है, तो ये अपराध बोध उसे थका हुआ महसूस कराता है। और अभी भारत में बहुत सारे लोगों के साथ यही हो रहा है। उन्हें लगता ही नहीं कि उनके जीवन में उनकी कोई उपलब्धि है, उन्हें लगता ही नहीं कि उनके जीवन में उन्होंने कोई सही काम किया है और उनके पूरे जीवन में हर दिन, हर हफ्ते, महीने और सालों साल उन्हें ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने कोई भी उपलब्धि हासिल की है, उन्हें किसी भी चीज का इनाम मिला है, उन्हें कभी किसी ने ये कहा है बधाई हो, कांग्रेचुलेशंस, आपने आज ये काम कर दिखाया। उनके जीवन में ये शब्द आता ही नहीं। आज अगर हमारे देश के बहुत सारे लोग मोबाइल फोन पर घंटों रील्स देखते रहते हैं, जंक फूड खा रहे हैं, छोटी से छोटी चीज की तस्वीरें खींचकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, तो इसका कारण यही है कि उनका मस्तिष्क यानी उनका दिमाग कई तरह की भावनाओं से घिरा होने के कारण ऐसी चीजों में प्रसन्नता, खुशी ढूंढ रहा है जो डोपामाइन नाम के हार्मोन को रिलीज करने के लिए आसान है। इसीलिए लोग जो हैं छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ रहे हैं, जबकि ये चीजें जिंदगी में महत्वपूर्ण है ही नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि ये थकावट सिर्फ इसी पीढ़ी की समस्या है। आज से 1000 साल पहले यूरोप में जब लोग हर वक्त थका हुआ महसूस करते थे तो माना जाता था कि इन लोगों पर कोई ऊपरी साया है और ऐसे लोगों को भूत पिशाच दिखाई देते हैं, जिससे ये लोग कोई काम नहीं कर पाते। आधुनिक युग के साथ ये भ्रांतियां दूर जरूर हुई, लेकिन थकावट के असली विज्ञान को लोग आज तक समझ नहीं पाए। आज भी जब बहुत सारे लोग सुबह उठकर थका हुआ महसूस करते हैं तो इस थकावट को शारीरिक मानने लगते हैं या उन्हें लगता है कि ऐसा उनके शरीर में किसी विटामिन की कमी के कारण हो रहा है या फिर वो आलसी हो गए हैं। लेकिन सच ये है कि यह थकावट दबी हुई भावनाओं से पैदा होती है और इसीलिए जो लोग अपने जीवन में सकारात्मक सोच के साथ काम करते हैं, ईमानदार होते हैं, जो किसी अपराध बोध में नहीं होते, वो कभी भी थका हुआ महसूस नहीं करते। आज जब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा युवा आबादी भारत के पास है और जिस समय भारत के युवाओं को सबसे ज्यादा परिश्रम करना चाहिए, तब यही थकावट भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है।
और इसलिए आज भारत में इस थकावट को लेकर जागरूकता का होना बहुत आवश्यक है। और आखिर में थकावट पर किसी ने लिखा है, थोड़ा कम थका ए जिंदगी, मजबूर हूं मजदूर नहीं। कल हमने आपको यह बताया था कि क्या कुछ लोगों को मृत्यु से पहले ही इसका पूर्वाभास हो सकता है। कल हमने आपको बताया था कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अपनी मृत्यु से ठीक पहले यह आभास हो जाता है कि मृत्यु उनके आसपास है, उनका अंतिम समय आ चुका है। आज हम आपको उसी सीरीज का दूसरा भाग दिखाएंगे। आज सुप्रसिद्ध लोक गायिका स्वर्गीय शारदा सिन्हा के पुत्र अंशुमान सिन्हा आपको यह बताने वाले हैं कि उनकी मां को कैसे उनकी मृत्यु से 54 घंटे पहले ही अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो गया था और मृत्यु के पूर्वाभास का अनुभव कैसा होता है, क्योंकि उस समय वो अपनी मां के पास कमरे में मौजूद थे और उन्होंने ये सब कुछ होते हुए देखा। पटना में जो हॉस्पिटल है, साईं हॉस्पिटल, उसके डॉक्टर अभिषेक, जिन्होंने बीच में बहुत उनका ध्यान रखा, पटना में लगातार वो उनके केयर ऑफ में थी। मैंने उनसे वीडियो कॉल करवाया, जिनको उन्होंने आशीर्वाद दिया है फ़ोन पे। मैं बात करा रहा हूँ मेडिकल चीज़ के लिए, पर वो उनको आशीर्वाद दे रही थी, खुश रहो बेटा एंड हैप्पी छठ, ये उन्होंने उनको बोला है अंत में। वही अंतिम वीडियो कॉल था। तो ये कुछ चीज़ें, एक्टिविटीज़ आसपास में ऐसी हो रही थी जो हमें बार बार दर्शा रही थी कि कुछ है जो आगे होने वाला है। जो संवाद हुआ है मैना के साथ, उसमें आप देखेंगे कि वो कह रही हैं कि हमको भी तुम्हारे पास आना है, जैसे कि वो मैना उनको लेने के लिए आई हो। फिर एक और मैना वहाँ पे आ जाता है, तो ऐसा वो जो पैर है आपस का, वो दोनों, वो पिताजी को पूरी तरह से इंडिकेट कर रहा है वहाँ पे, और वो उस दोनों पक्षियों के प्रेम को भी देख रही हैं और संवाद भी कर रही हैं उनसे कि हमको भी तुम्हारे पास आना है, बात करने आई हो हमसे, क्या बोलती हो, ये सब प्रश्न वो उससे पूछ रही हैं। तो उनकी चेतनता लौट रही थी बार बार और वापस से ट्रांस में जा रही थी, ये हम स्पष्ट रूप से ऑब्जर्व कर रहे थे। एक बात ये भी है कि जिस तरह की मनोवृत्ति आदमी की अंत के दिनों में हो जाती है, कई केसेस में देखा गया है कि जब बहुत कमज़ोर पड़ने लगते हैं तो इस तरह की मनोवृत्ति बन जाती है व्यक्ति की कि वो नेगेटिव सोचने लगता है। मैं उसको वैसा नहीं मान पाता हूँ कि वो नेगेटिव सोच रही थी। ये बिल्कुल सटीक आभास जिसको बोलते हैं, ये वो था, क्योंकि उनके अंदर की जिजीविषा खत्म नहीं हुई थी। ये मुझे लगता है कि ऐसा नहीं था कि वो हार गई थी अपनी मंशा से, मंशा उनकी आगे जाने की ही थी, पर शरीर की पीड़ा से वो थक गई थी। वो थकावट ही थी जो उनको बार बार तोड़ रहा था, बस यही बात है। तो कल हमने आपको ये सीरीज दिखाई थी और हो सकता है आपके पास भी ऐसे बहुत सारे किस्से होंगे, आपके पास भी ऐसे बहुत सारे अनुभव होंगे जब आपके परिवार में भी, किसी जानने वाले में भी आपने ऐसा अनुभव किया होगा कि जब अंतिम समय आता है तो कई बार लोगों को ऐसा लगने लगता है कि मृत्यु उनके आसपास है और उन्हें उसका पूर्वाभास हो जाता है। शारदा सिन्हा के जो पुत्र हैं वो भी हमसे यही बात अभी कर रहे थे। उन्होंने कल का हमारा ये विश्लेषण देखा और उन्होंने ये बताया कि कैसे एक मैना उस अस्पताल के कमरे की खिड़की पर आकर बैठ जाती थी और शारदा सिन्हा उस मैना से बात करती थी और शारदा सिन्हा को ऐसा लगता था कि ये मैना जो है शायद उन्हें लेने के लिए ही आई है। और उनके पुत्र का ऐसा कहना है कि पहले शारदा सिन्हा मैना से कुछ कहती थी और फिर मैना वापस उन्हें कुछ बताती थी और ऐसा लगता है कि शायद ये दोनों ही एक दूसरे की भाषा को समझ रहे थे और शारदा सिन्हा ये बात समझ चुकी थी कि अब उनके जाने का समय आ गया है। आपका भी अगर कोई ऐसा अनुभव है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कल हमने आपको भीड़ के दो रूप दिखाए थे, जिनमें भीड़ पिथौरागढ़ में नौकरी पाने के लिए आई थी एक भीड़, और दूसरी भीड़ पटना में मशहूर एक्टर अल्लू अर्जुन को देखने के लिए आई थी। और वहां पटना के गांधी मैदान में 2 लाख युवा इकट्ठा हो गए थे अल्लू अर्जुन को देखने के लिए। आज हम आपको भीड़ का एक तीसरा रूप दिखाना चाहते हैं और यह भीड़ हिंदू धर्म के संरक्षण के लिए इकट्ठा हुई है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बागेश्वर धाम से ओरछा तक 160 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू की है और उनका कहना है कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और इसे रोकने के लिए और हिंदुओं को एक करने के लिए, जाति पाति से बाहर निकालकर उन्हें एकता के सूत्र में बांधने के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए
वो सड़कों पर उतरे हैं। अब आप इस भीड़ को देखिए। रात भर जो है हजारों की तादाद में आप देखिए भक्तगण जो है वो पहुंच चुके हैं इस यात्रा में शामिल होने के लिए। और पूरा बागेश्वर धाम जो है इस वक्त जय श्री राम के नारों से गूंज रहा है। बजरंग बली के भक्तों का ये उबाल है, ये हिंदुओं की जागृति का उबाल है और हमें बजरंग बली की कृपा पर भरोसा है, बागेश्वर बालाजी की कृपा पर भरोसा है। अब आखिर में एक बड़ी दिलचस्प खबर, अगर बाजार से एक केला खरीदा जाए तो उसकी कीमत क्या होगी? लेकिन अगर आज आपको दीवार पर चिपके एक ऐसे केले की कहानी हम दिखाएं जिसकी कीमत 52 करोड़ रुपए है तो आप हैरान हो जाएंगे। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में कई बेहतरीन आर्ट पीसेस की नीलामी हो रही थी, जहां दीवार पर एक केले को एक सिल्वर टेप से चिपका दिया गया था और इसकी रकम लगभग 1 से 1.5 मिलियन डॉलर रखी गई थी इसको बेचने की। हैरान करने वाली बात यह है कि यह सिल्वर टेप से चिपका केला 52 करोड़ रुपए में नीलाम हो गया और यह केला बिल्कुल असली है और वही है जिस केले को आप बाजार में 50 से 100 रुपए दर्जन ज्यादा से ज्यादा खरीद कर अपने घर लाते हैं। लेकिन जब किसी ने इस केले को एक सिल्वर टेप से दीवार पर चिपका दिया और उसकी बोली लगाई गई तो यह केला 52 करोड़ रुपए में बिका है। आप भी जरा देखिए। तो दुनिया का सबसे महंगा केला है ये, 52 करोड़ रुपए में एक केला बिका है। आप खरीदेंगे? सुखी होने में ज्यादा खर्चा नहीं होता, लेकिन आप कितने सुखी हैं ये दुनिया को दिखाने में बहुत खर्चा होता है।